कोयला की सप्लाई। छत्तीसगढ़ में जारी है लड़ाई। छत्तीसगढ़ में कोल आवंटन को लेकर एक बार फिर सियासत जोर पकड़ने लगी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान को आवंटित कोयला खदान निरस्त करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को अभी मंजूर नहीं किया है, जिसे लेकर एक बार फिर सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि कोल खदान पर केंद्र का रुख सकारात्मक नहीं है। केंद्र की गलत नीति के कारण देश में कोल संकट हुआ। राजस्थान गवर्नमेंट के साथ परसा कोल ब्लॉक का था छत्तीसगढ़ में, उनको कोल आवंटन करने का और माइनिंग ओपन करने का, लेकिन लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार उसके खिलाफ केंद्र सरकार को पत्र लिख रही है। अब केंद्र का क्या रवैया होगा, कोयले पे लगभग अधिकांश निर्णय मेजर निर्णय होने के कारण ये केंद्र सरकार को लेना होता है, और अभी भी हमें लगता है कि केंद्र का रुख सकारात्मक नहीं है। जाहिर है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में करीब 2.5 महीने पहले सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास कर भेजा गया था कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में आवंटित कोल ब्लॉक को निरस्त किया जाए। हसदेव अरण्य में ही राजस्थान को आवंटित कोल ब्लॉक भी मौजूद है। हालांकि इस फैसले पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि मामले में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति दिख रही है। भी कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के कांग्रेस को जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा वो अपना जो प्रदर्शन किए चुनाव के पहले, प्रत्याशी बनने के पहले, और उसका जो टेरर दिखा, हो सकता है वो राजनीति बीजेपी की नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर छत्तीसगढ़ और राजनीति राजस्थान के बीच में होने की प्रबल संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर छत्तीसगढ़ में सदन से लेकर सड़क तक सियासत देखने को मिली थी। इस विषय को विधानसभा के अंदर भी विपक्ष ने जोरों से उठाया था। अब सरकार ने केंद्र सरकार को इस आवंटन को निरस्त करने पत्र भेजकर यह साफ कर कहा है कि वो इस आवंटन के पक्ष में नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है, इस पर सबकी नजर है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का हमारा मुद्दा है कोल, केंद्र और कांग्रेस। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान को आवंटित कोयला खदान निरस्त करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं, वहीं बीजेपी ने कहा कि ऊपर से आदेश आया है, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार इसमें दखल दे रही है। तो इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर परेशानी, आखिर दिक्कत कहां आ रही है और इस मसले पर सियासत क्यों हो रही है। जल्दी से मिलिए जरा उन मेहमानों से जो आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बीजेपी से मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमित जी आपकी टिप्पणी लेकर, आपकी प्रतिक्रिया लेकर मैं करूंगा, क्योंकि भले ही राज्य में आप इस वक्त विपक्ष की भूमिका निभा रहे हो, लेकिन केंद्र में आपकी सरकार है और छत्तीसगढ़ सरकार समय समय पर यह आरोप लगाती आई है, चाहे बारदाने की कमी का मसला हो, धान का मसला हो, जीएसटी का पैसा हो, या फिर कोयले की हम बात करें हाल ही के ताजा मामले की, केंद्र कहीं ना कहीं भेदभाव करती है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे साफ कह रहे हैं कि कोल खदान पर आपकी केंद्र सरकार का रुख साफ नहीं है और यही शायद कारण है कि प्रदेश में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? 4 साल में जो धान खरीदी राज्य सरकार ने की है उस पर महज 23,000 करोड़ रुपए राज्य ने दिए हैं। उसमें 65,000 करोड़ रुपए चावल की खरीदी करके केंद्र ने दिए हैं। इसके अलावा 3.5 वर्षों में 1,40,000 करोड़ रुपए केंद्र ने छत्तीसगढ़ को दिए हैं। केंद्र तो इतना दे रहा है कि ये जनता तक पहुंचाने नहीं दे रहे हैं। 3.5 वर्षों में केंद्र पर आरोप लगाने के अलावा और कोई काम इस सरकार ने किया नहीं। अब बात रही कोल की, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। 2020-21 वर्ष में केंद्रीय कोयला मंत्री जी छत्तीसगढ़ आए। मुख्यमंत्री जी के निवास पर उनके कहने पर वो गए और वहाँ पर चर्चा की कि कौन से कोल को आवंटित करना है, कहाँ कहाँ पर क्या काम की सहमति है। उसमें मुख्यमंत्री ने कई जगह असहमति दिखाई। केंद्र का उसमें एजेंडा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि जैसा मुख्यमंत्री जी आप कहें हम वैसा करेंगे, और वो मीटिंग समाप्त करके जैसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, सरकार ने कहा, वैसा केंद्र ने मान लिया। और अक्सर हर मुद्दे पर यही होता है।
लेकिन चूंकि कांग्रेस की ये एक राजनीतिक स्ट्रेटेजी है कि वो केंद्र को बदनाम करे, हर बात अपनी असफलता को केंद्र पर डाले, इसीलिए वो फिर से ये बयानबाजी कर रही है। कोई नई बात नहीं, पर कांग्रेस कह रही है कि मेरा केंद्र तो की सीधा नीति प्रश्न है गलत है। कांग्रेस के मित्रों से, आपकी नीति के कारण ये सब कुछ हो रहा है। देख, अगर हमारी नीति के कारण ये होता तो मुख्यमंत्री जी ये बयान क्यों दे रहे थे कि आपको कोयला चाहिए कि बिजली चाहिए कि क्या चाहिए? ये अभी उनसे पूछ रहे थे कि क्यों आप पेड़ों की कटाई करा रहे हैं, तो उनका बयान था कि आपको बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए। क्यों बोल रहे थे? बोल रहे थे कि हमको मंजूर नहीं है। पहले तो उन्होंने हजारों पेड़ कटा दिए, अभी 10-15 दिन पहले ही उन्होंने 5 बजे सुबह पुलिस की फोर्स भेज करके और बड़ी बड़ी मशीनें भेज करके गांव वालों को बंधक बना करके उन्होंने 8 से 10 हजार पेड़ों की कटाई की है, उससे ज्यादा की है। सरगुजा बंद रहा, भाजपा ने चक्का जाम किया इसको लेकर के। तो एक तरफ आप कहते हैं कि केंद्र की नीति गलत है, नहीं कटना चाहिए, दूसरी तरफ आप सुबह 5 बजे पुलिस फोर्स भेज करके पेड़ों को काटते हैं और फिर बयान देते हैं कि आपको बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कांग्रेस का काम यही रहा है, वो जनता को कंफ्यूज करती है। और मैं एक सीधा आरोप लगाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी पर कि उनको छत्तीसगढ़ के लोगों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल गांधी परिवार के आदेश का पालन करना है। पहले अशोक गहलोत जी गए थे सोनिया गांधी जी के पास, सोनिया गांधी जी ने कहा कि ठीक है, तो उन्होंने पेड़ काटना शुरू कर दिया। अब गहलोत जी और गांधी परिवार की नहीं बन रही है, तो फिर से इन्होंने गहलोत जी को फंसा दिया। छत्तीसगढ़ वासियों को ध्यान में रख करके कभी निर्णय नहीं लेती है। चलिए, गंभीर आरोप लगा रहे हैं अमित जी। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे? जवाब चाहूंगा। एक तो कह रहे हैं कि आपको प्रदेश की जनता से मतलब नहीं है, गांधी परिवार से ही सिर्फ लेना देना है, उनके आदेश का पालन कर रहा है। और जितना मैं अमित जी की बातों को समझ पा रहा हूं, वो धर्मलाल कौशिक की बातों का ही एक तरह से समर्थन कर रहे हैं कि आपकी पार्टी की यानी कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति दिख रही है इस पर। दीपक जी, तथ्यहीन आरोप लगाना और तर्कहीन बात करना भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र बन चुका है। सिलसिलेवार मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूं। कोल बेरिंग एक्ट 1957 में बना, 73 में जो कोल कंपनियां हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। 2014 तक प्राइवेट माइनिंग की अनुमति नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार देश की पहली सरकार है, ये लोकसभा की कार्रवाई है जो 12 दिसंबर 2014 को शुरू हुई थी। उसके बाद कमर्शियल माइनिंग की अनुमति मोदी सरकार ने दी। वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों को शिथिल किया। जो उस क्षेत्र के प्रभावित हैं, जो आदिवासी हैं, उनके द्वारा जो आपत्तियां की जाती थी उनको दरकिनार किया गया। 2010-11 में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश जी, जिन्होंने देश के 7 अति महत्वपूर्ण जैव विविधता वाले क्षेत्रों को चिन्हित करके नो गो एरिया घोषित किया था, जिसमें से हसदेव अरण्य, तमोर पिंगला और बादलखोल जैसे क्षेत्र छत्तीसगढ़ के भी हैं, सरगुजा संभाग के। नो गो एरिया का मतलब सीधा यह होता है दीपक जी कि वहां से 10 किलोमीटर के दायरे में माइनिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती। मोदी सरकार देश की पहली सरकार है जो नो गो एरिया को संकुचित करके निजी कंपनियों को कमर्शियल माइनिंग की अनुमति दी। उसके बाद 2014 के बाद से लगातार जो सरकारी उपक्रम है, कोल इंडिया लिमिटेड और ACCL, उनके खदानों को भी निजी क्षेत्रों को दिया गया। और ये जो आरोप लगा रहे हैं, एक स्पष्ट बात मैं करना चाहूंगा दीपक जी कि 7वीं अनुसूची में कोल आवंटन केंद्र सूची का विषय है। आवेदन की प्रक्रिया से अंतिम निर्णय तक केंद्र सरकार करती है। फिर ये कह रहे हैं सोनिया जी के कहने से आवंटित किया गया, तो मोदी सरकार सोनिया जी के आदेश से चलती है क्या? दूसरी बात, लगातार 20 जून 2020 को वन मंत्री छत्तीसगढ़ के मोहम्मद अकबर जी ने प्रकाश जावड़ेकर जो केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री हैं उनको स्पष्ट रूप से पत्र लिखकर यह कहा था कि हसदेव अरण्य और मांड के क्षेत्र में कोल आवंटन की प्रक्रिया न की जाए। उसके बाद इनके जो मंत्री जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, प्रहलाद जोशी जी आके छत्तीसगढ़ में ये कहते हैं, चलिए मैं लौटता हूं। कोल बेरिंग एक्ट अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, माइनिंग होती है। चलिए, सुरेंद्र जी का कहना है कि केंद्र की नीति खराब है, हमारी नीयत साफ है। वहां पर पांचवी अनुसूची के प्रावधान लागू ही नहीं होते। 470 आपत्ति ग्राम सभाओं की थी, राज्य सरकार की आपत्ति को दरकिनार करके वहां पर माइनिंग की अनुमति दी गई। और हमारी सरकार ने तो बाकायदा जुलाई में जो पिछला सत्र था 26 और 27 तारीख को प्रस्ताव पास करके उस आवंटन को निरस्त करने यानी मैं ये सार निकाल पा रहा हूं। अमित जी, सुरेंद्र जी यही कह रहे हैं कि आपकी नीति ठीक नहीं है, हमारी नीयत साफ है। भाजपा का स्टैंड स्पष्ट करे
चलिए, सुरेंद्र जी को मैंने सुन लिया। अमित जी, इनकी कथनी और करनी में अंतर है दीपक जी। ठीक ठीक, मैं आ रहा हूं। मैंने बड़ी विनम्रता से सुना, ये टेबल भी ठोक रहे थे, चिल्ला रहे थे। अब मेरी बात भी सुने और मेरे प्रश्न का उत्तर भी दें, फिर चर्चा इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मेरा सीधा सवाल है कि आपके दिग्गज मंत्री का तो मैं गोली खाऊंगा, और उसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो गोली चलाएगा मैं उस पर गोली चलवाऊंगा, एक डंगाल भी नहीं कटेगी। और उसके बाद फिर 10,000 पेड़ अभी 10-15 दिन पहले क्यों कट गए? इतना पीछे जाने की क्या जरूरत है? 15 दिन पहले का तो जवाब दे नहीं पा रहे हो आप, उसका जवाब दे दो। ये सब बयानबाजी क्यों हुई? और मुख्यमंत्री को जब ये पूछा गया कि क्यों पेड़ काट रहे हो, तो वो कहते हैं कि आपको बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए। ये क्यों पूछा उन्होंने? जरा जवाब दीजिए इसका, इधर उधर की बात नहीं करिए। सुरेंद्र जी संक्षिप्त में जवाब दे, फिर मैं उचित जी से टिप्पणी लूंगा। दीपक जी, जी, हमने तो विधानसभा में निरस्त करने सर्वसम्मति से प्रस्ताव करा के केंद्र को भेजा है। ये अपना स्टैंड क्लियर करे। ये केवल झूठी वाहवाही लूटने के लिए छत्तीसगढ़, यही इनका दोगला चरित्र है। इनके केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि वो निरस्त नहीं होगा, और ये यहां पर आकर कहते हैं कि हम विरोध कर रहे हैं। तो ये अपना स्टैंड क्लियर करें। ये इनके 9 सांसद हैं, कभी पत्र लिखा गया है। सुन लीजिए 2017 से पहले जो खदान आवंटित थे, जो रमन सरकार ने अनुसूचित किया था, केवल वहीं पर खदान संचालित है। भूपेश बघेल सरकार के दौरान किसी भी नए खदान संचालित नहीं हुए। चलिए, मैं समझ रहा हूँ सुरेंद्र जी, शायद ठीक से आपने अमित जी का सवाल नहीं पूछा। 319 अमित जी का सवाल अभी आप तो समझ नहीं पाए। आने वाले 10 ठीक, मैं लौटूंगा सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा, आपको वक्त दूंगा। नहीं देना है। मैं लौटूंगा। उचित जी, क्या आप हमारे दोनों मेहमानों को सुन रहे हैं? लेकिन देखिए, हमारे देश की शायद हम इसे विडंबना ही कहें कि जब देश के सर्वांगीण विकास की बात हो, तो चाहे प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, मिलजुल कर आपसी सहमति से तालमेल के साथ विकास की बागडोर पर देश आगे बढ़े, ये तो हम सभी चाहते हैं। लेकिन जब राजनीति इसमें होती है, सियासत इसमें होती है, प्रदेश में अलग सरकार, केंद्र में अलग सरकार, और ये पहली दफा नहीं है, आप भी राजनीति को, छत्तीसगढ़ की सियासत को समझते हैं। अक्सर केंद्र सरकार के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार का टकराव होना, आरोप लगाना अलग अलग मसलों पर। अभी इस मसले पर आप क्या कहेंगे? दीपक जी, दोनों ही पार्टी, दोनों ही राजनीतिक दल के सम्मानजनक, दोनों सम्मानी दोस्तों के जो मुख्तलिफ से बयान आ रहे थे या बातें आ रही हैं, वो आप देखिए कि उनके अलग अलग बयान और अलग अलग चीजें, बातें हो सकती है, लेकिन दोनों के इरादे एक है कि वहां कोल माइंस चालू होनी चाहिए। वो अदृश्य है जो आपको, हमको, बहुत सारे लोगों को दिखाई नहीं देगा। देखिए, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ दीपक। ये सेम प्रॉब्लम बस्तर में भी थी। सेम नंदराज जो पहाड़ है बस्तर में, सेम प्रॉब्लम थी। वहां पे हम लोगों ने, वहां आयरन ओर था, मेजर मिनरल्स था, वहां पे ये प्रॉब्लम सेम थी। तो वहां पे हम लोगों ने उसको फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं दिया सरकार ने, और रोक दिया, और फर्जी ग्राम सभा की जांच करवाई, उसमें आज तक आयरन ओर नहीं निकाल पा रहे। सेम प्रॉब्लम कोरबा डिस्ट्रिक्ट में। वहां पे अगर छत्तीसगढ़, पहले तो मैं वर्तमान सरकार जो स्टेट सरकार है उसकी बात कर रहा हूँ, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने पहले क्लियर कर लिया, विधानसभा से पारित हो गया, आपने मना कर दिया। अगर आप चाहते, आपकी मंशा साफ हो, तो वहां पे आप 2 चीज की स्टेट के पास रहती है, एक फॉरेस्ट क्लियरेंस, दूसरा संचालन की अनुमति। ठीक, दोनों चीज को वो रोक सकते हैं अगर इनको उनके हक पे बात करनी, जो कि नंदराज में रोके, जो बस्तर में रोके, वो यहाँ क्यों नहीं रोक रहे? तो पर्टिकुलरली परसा कोल ब्लॉक, परसा केतेबासेन 2 में यहाँ पे केवल कोरी राजनीति हो रही है। 5वीं अनुसूचित जाति के जो अधिकार है, फर्जी ग्राम सभाएं हैं, वही नियम यहाँ क्यों लागू नहीं होते हैं? वही मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी आप देखिए कि पेड़ कटाई के विरोध में खड़ी है। अगर पेड़ कटाई के विरोध में उन्होंने आंदोलन भी किया, अगर वाकई आपको पेड़ कटाई से तकलीफ है, तो 9 सांसद आपके दिल्ली जाके क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ऐसे हमको तकलीफ है, इसकी अनुमति रद्द कर दी जाए? बिल्कुल। कांग्रेस वहीं पे वही कागज को, इनके प्रस्ताव निरस्त कर दी जाए। तो दोनों अपने अपने राजनीतिक जो धर्म है वो निभा रहे हैं। हकीकत में जो अदृश्य चीजें है कि भाई जैसे हम भी विरोध करेंगे, आप भी विरोध कीजिए, ये विरोध जो है, विरोध के स्वर है, दोनों तरफ से आ रहे हैं।
हकीकत में जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। ठीक है, बेहद अच्छे तरीके से मैं समझता हूं आपने प्रकाश डाला इस मसले पर, सच्चाई बताने की कोशिश की। मैं लौटूंगा आपके पास उचित जी, आपने बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हुए इस मसले को लाने की कोशिश की है। अमित जी, चूंकि आपको निकलना भी है, लेकिन बात यही है, आपका एक छोटी सी टिप्पणी लेके मैं आपको इजाजत दूंगा। सुरेंद्र जी का भी यही कहना है, जो आरोप जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ठीक है इतर भटक कर, लेकिन वो यही कह रहे हैं 2017 के पहले की वो अपना तर्क भी रख रहे हैं। अमित जी। नहीं, देखिए, एक तरफ ये कहते हैं केंद्र को कि आप प्रस्ताव को खारिज कर दीजिए, दूसरी तरफ ये बड़े चुपके से अर्ली मॉर्निंग, मैं फिर दोहराऊंगा, सुबह 4-5 बजे पुलिस फोर्स और बड़ी बड़ी मशीनें भेज के गांव वालों को बंधक बना के वहां पे एंट्री बैन करके पेड़ क्यों काट रहे हैं? जब आपकी मंशा नहीं है, मैं तो 10 दिन पहले की बात पूछ रहा हूं तो जवाब नहीं दे रहे हैं। ये कहां 1900 कितने 90 2000 कहां चले गए पता नहीं। अरे अभी की बात है, आपकी सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है ना, तो पेड़ नहीं कटने चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अभी विपक्ष में है, हमारा यहां पर अधिकार नहीं है तय करने का कि क्या होना चाहिए, लेकिन हमने अपना मत स्पष्ट रखा है और हम कायम है। हम कोई किसी के कहने पर अपना मत बदल नहीं रहे हैं, हम कोई गांधी परिवार के हिसाब से तो चलते हैं नहीं। अरे पहले आपने अशोक गहलोत से मीटिंग की, पेपरों में छपवाया कि अशोक गहलोत जी ने जो कहा हमने उसे मान लिया। सोनिया गांधी के पास अशोक गहलोत जी गए थे, भूपेश बघेल जी की 4 बार शिकायत भी किए थे, उसके बाद ये लोगों का मामला बन गया। उसके बाद यहां पेड़ों की कटाई 1 बार नहीं हुई है, 2 बार हुई है। और भाजपा ने हमेशा आंदोलन किया है और केंद्र आइडेंटिफाई करता है कि यहां पर कोल ब्लॉक हो सकता है, खनन हो सकता है, राज्य के पास पूरा अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग मुख्यमंत्री जी ने 2020-21 में किया है और उन्होंने बताया है कि यहां पे मुझे नहीं करना है, तो केंद्र ने मान लिया था। इसमें केंद्र से ज्यादा राज्य का रोल है। राज्य कह रहा है कि हमें नहीं करना है, लेकिन लगातार पेड़ काट रहा है, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। चलिए अमित जी, चूंकि आपको निकलना है, मुझे जानकारी मिली तो आपका शुक्रिया, और मैं जरूर सुरेंद्र जी से इस मसले पर जवाब लूंगा। सुरेंद्र जी, जो बात अमित जी कह रहे हैं, जो सवाल खड़े कर रहे हैं, लगभग गेंद तो आपके पाले में है, राज्य सरकार के हाथ में है फैसला लेना। सुरेंद्र जी। दीपक जी, मैं पुनः कह रहा हूं कि राज्य सरकार के हाथ में जो है, राज्य सरकार ने बाकायदा, ये एनओसी की बात नहीं है, बाकायदा अशासकीय संकल्प विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित करके केंद्र को भेजा है आवंटन निरस्त करने। और भाजपा के पूंजीवाद का जो असल चरित्र है वो कोल इंडिया के रिपोर्ट में है। ये जो कोल इंडिया ने हवाला देते हुए 2030 तक की रिपोर्ट जारी की है, वर्तमान में जो भारत है वो 5वें नंबर का सबसे बड़ा कोल उत्पादक है। 319 अरब डॉलर का जो 319 अरब टन का जो है हमारे पास स्टॉक है। कोयले की कोई कमी नहीं है। 90% उत्पादक जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड है, जिसके रिपोर्ट में साफ है। केवल और केवल मोदी सरकार अपने पूंजीपति आयातकर्ता को लाभ दिलाने के लिए 8 गुना अधिक कीमत में आयातित कोयला को खपाने के लिए इस प्रकार से भ्रम फैला रही है और नए उत्खनन के नाम पर इस प्रकार से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लगातार देखिए, मैंने पहले भी कहा, केंद्र सूची के विषय में राज्य सरकार तो केवल एनओसी, और उसके एनओसी को पहले भी दरकिनार किया गया है। जब पहले आवंटित किया गया खदान, 470 ग्राम सभा की आपत्ति और राज्य सरकार की भी आपत्ति थी। 20 जून 2020 को यहां पर्यावरण विभाग ने आपत्ति दर्ज की थी। उन तमाम आपत्तियों को किनारा करके निजी क्षेत्रों को खदान आवंटित किए गए। कोल इंडिया लिमिटेड और एसीसीएल के खदानों को दबाव पूर्वक निजी पूंजीपतियों को दिया गया। यह मोदी सरकार का पूंजीवादी चेहरा है। ये धान के लिए बात कर रहे थे, 65,000 करोड़ रुपए दिए, तो यह एहसान नहीं किए। ये जो केंद्रीय पुल में चावल खरीदा गया था उसकी कीमत है, और जो 23,000 करोड़ भूपेश सरकार ने दिया है वो पूरा का पूरा इनपुट सब्सिडी है जो अपने संसाधनों से दिए हैं। जो 9,000 और 10,000 रुपया प्रति एकड़ किसानों को इनपुट सब्सिडी राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मिल रहा है, वो एमएसपी के अतिरिक्त है। ये झूठ फैलाना छोड़ दे, और इनका जो दोगला चरित्र है, एक तरफ ये बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए, यहां के नेता बोलते हैं खनन नहीं होना चाहिए, और जब प्रस्ताव सर्वसम्मति से केंद्र में गया है तो इनके केंद्रीय मंत्री ये कहते, उनका वक्तव्य आया था रायपुर में ही कि जो खनन का क्षेत्र है वहां 5वीं अनुसूची के नियम जो संविधान का भाग है वो लागू नहीं होगा। हमने तो पेशा कानून लागू कर दिया है जो 96 का एक्ट, 15 साल ये सरकार में रहे, तब लोहारी गुंडा जैसे जगह में ये लैंड बैंक बनाकर आदिवासियों को जल जंगल जमीन से, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, अधिकार से वंचित करते रहे। हमने तो वो जमीन लौटाया है निःशुल्क। ठीक है, भाजपा का जो असल चरित्र है वो सबके सामने है। चलिए उचित जी, बतौर वरिष्ठ पत्रकार आप भी प्रदेश की सियासत को जिस तरह देख रहे हैं, और इसी मसले पर नहीं,
मेरे मनो दिमाग में ये सवाल आया कि अगर परिस्थिति अगर कुछ और होती, आज अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जगह बीजेपी सत्ता में होती, तो क्या कुछ विपरीत परिस्थिति आप देखते? या फिर ये जिस मसले पर सियासत हो रही है, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, ये होना लाजमी है, या परिस्थिति भिन्न होती अगर सत्ता में शायद भारतीय जनता पार्टी होती? देखिए दीपक, हो सकता है जैसे अब जो वर्तमान स्थिति है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां हैं, जिस तरीके से वो अपनी प्रतिबद्धता लोगों की तरफ दिखाते हैं और जिस तरीके से वो कॉर्पोरेट सपोर्ट दोनों मिलता है, तो आप इधर से उधर से इधर भी कर लीजिए, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी प्रकार का, क्योंकि जिनको अल्टीमेटली फायदा पहुंच रहा है, जिस कॉर्पोरेट घराने को अल्टीमेटली फायदा पहुंचेगा, वो तो हर किसी को साथ के रखने के प्रयास करते हैं। आप विरोध, भले ही एक आज की राजनीति में विरोध एक अपनी दिखावे की राजनीति भी बड़ी चीज है, पब्लिक के बीच एक मैसेज देना भी एक बड़ी चीज है। पब्लिक के बीच जो भी पार्टी हो जी, मैं मतलब चाहे हमारे वकील साहब की पार्टी हो, चाहे अमित जी की पार्टी हो, वो पब्लिक के सामने मैसेज कुछ देते हैं और हकीकत में उसके पीछे हिडन एजेंडा कुछ और रहता है। इसको समझने की बिल्कुल दरकार है। अगर वाकई मैं आपको जो बोल रहा हूं कि दोनों ही, मैं इसमें ये सहमति दोनों तरफ से है, किसी का रोल 40%, किसी का 60% हो सकता है, लेकिन अमूमन क्योंकि ये चीजें ऐसी है कि दोनों ही कॉर्पोरेट घराने को फायदा पहुंचेगा। आपको दिखावे के लिए भले दोनों विरोध करें, केंद्र में बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। भाई आप भी एक प्रस्ताव आप जो दिल्ली भेज रहे हैं, वर्तमान सरकार जो प्रस्ताव भेज रही है दिल्ली, अगर वो नहीं मानते तो विधानसभा में तो आपने पारित किया है, रोक दीजिए। ठीक, छत्तीसगढ़ की जमीन पे आप वहां पे पेड़ कटाई हो रहे हैं, आप फॉरेस्ट क्लियरेंस मत दीजिए, अनुमति मत दीजिए, नहीं हो सकता। इसको आप पहले भी कर चुके। तो मंशा पे सवाल जरूर है कि आखिर सरकारें चाहती क्या है, भाजपा भी इसमें क्या चाहती है, पब्लिक ये समझ नहीं पा रही, हम भी नहीं समझ पा रहे। बिल्कुल, कांग्रेस सरकार क्या चाह रही है ये हम भी समझ नहीं पा रहे, और वो मैसेज क्लियर देने को, जबकि दोनों ही, ये अजीब सी सिचुएशन है कि दोनों ही राजनीतिक दल, पक्ष और विपक्ष, उसके विरोध में है और काम निरंतर किए हुए जा रहा है, पेड़ की कटाई निरंतर हुए जा रही, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल ठीक कहा आपने उचित जी। और कुछ इसी तरह के विडंबना में डालने वाले या फिर असमंजस की स्थिति में डालने वाले सवाल आम लोगों के दिलो दिमाग में भी आते हैं कि आखिर फिर केंद्र की मंशा क्या है, राज्य की मंशा क्या है। बहरहाल सुरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। दीपक जी, कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। प्राकृतिक संसाधन सार्वजनिक संपत्ति है और उनका उपयोग जो है, उनका दोहन जो है, सर्वसम्मति से तर्कसंगत होना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। जो 1957 का कोल बेरिंग एक्ट था, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने 2014 में संशोधित करके कमर्शियल माइनिंग की अनुमति यह दी है। जो 1996 का जो एक्ट था, वन अधिकार अधिनियम है, पेशा कानून था, यह 15 साल सरकार में रहे, छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किए। वन अधिकार अधिनियम 2006 का था, उसके प्रावधान जो है उसको शिथिल किया पूंजीपतियों के फेवर में। तमाम श्रम कानून जो है उनका संशोधन करके अपने चंद पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार से इनका कुत्सित प्रयास लगातार जारी है। और हमारी सरकार ने तो विधानसभा में बाकायदा प्रस्ताव पारित करके भेजा कि उसको निरस्त किया जाए, क्योंकि वो पर्यावरण जो है वो भी आज जरूरी है, कोल का खनन भी जरूरी है। और कोल इंडिया लिमिटेड का स्पष्ट कहना है कि आने वाले 10 सालों के लिए जो वर्तमान में संचालित खदान है वहां पर्याप्त कोयले का भंडार है, इसलिए अतिरिक्त खदानों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मोदी सरकार क्योंकि चंद पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए काम कर रही है, इसलिए जो खदानें उनको आवंटित की गई है उसको, और ये जो आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी वन कटाई का, ये जितने एनओसी दिए गए थे वो 2018 के पहले दिए गए थे। वर्तमान सरकार के द्वारा कोई नए खदान के लिए अभी जारी नहीं की गई है। तो क्या आप मान रहे हैं सुरेंद्र जी कि जो आवंटित कोल ब्लॉक को निरस्त करने का प्रस्ताव आपने केंद्र को भेजा है, केंद्र इस पर क्या आपके पक्ष में फैसला लेगी? जो आपकी सरकार, आपकी पार्टी चाह रही है वो फैसला लेगी, या फिर आपको इसमें कुछ अड़चन नजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी का यही अंतर है। हमने तो हमारी जो मंशा थी उसके अनुरूप विधानसभा में प्रस्ताव पास करके भेज दिए। अब भाजपा के छत्तीसगढ़ के नेता इसका विरोध करते हैं और केंद्र सरकार में जो इनके मंत्री है, कोल मंत्री प्रहलाद जोशी, वो तो यहां आके कहते हैं कि कोल खनन एरिया में हम किसी की नहीं सुनेंगे, किसी भी आपत्ति को, किसी भी एनओसी की हमको जरूरत नहीं है। तो इनका दोहरा चरित्र है, ये केवल जो है पूंजीवाद इनका असल चेहरा है।
ये उसके लिए कुछ भी करेंगे। ये तो तमाम आदिवासियों को पूरे देश में इनका यही चरित्र है, जंगल के अधिकारों से वंचित करना। बीजेपी पर, भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि कथनी करनी में अंतर है, लेकिन बीजेपी के हमारे मित्र अमित जी जब जुड़े उन्होंने भी कुछ सवाल खड़े करते हुए सच्चाई लाने की कोशिश की। लेकिन देखिए साहब, इसी मसले पर सियासत हो रही है, समय की चूंकि कमी है इसलिए इस चर्चा को मैं अब आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। उचित जी बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि देखिए अब इस मसले पर केंद्र आगे चलकर क्या फैसला लेती है केंद्र सरकार, ये भी देखना दिलचस्प होता है। क्या छत्तीसगढ़ सरकार के पक्ष में फैसला जाता है या फिर इसमें कुछ अड़चन या फिर कुछ परेशानी आएगी। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता केंद्र में इस मसले पर क्या आवाज रखते हैं, किस तरह से आवाज उठाते हुए अपना पक्ष रखते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।